हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सोनी। आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति का सेकंड लेसन, सत्ता के समकालीन केंद्र या वैकल्पिक केंद्र, है ना। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, है ना, 90-91 में। उसके बाद ये पूरे विश्व में एक महाशक्ति बचती है जो कि थी अमेरिका, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अमेरिका जो एक महाशक्ति अकेले बचती है, उसके बाद और कई सारे राष्ट्रों के जो संगठन है ना, वो धीरे धीरे सत्ता में आते हैं, यानी कि विश्व राजनीति में एक तरीके से उभर कर, है ना, आते हैं। और एक तरीके से जो विश्व है वो एक ध्रुवीय नहीं बहुध्रुवीय हो जाता है ना। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विश्व कैसा होना चाहिए, एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय नहीं होना चाहिए, बहुध्रुवीय होना चाहिए, यानी कि कई सारे ताकतवर शक्तियाँ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एक रहेगा तो एक का शासन रहेगा, है ना। तो 1990 के दशक में जब दो ध्रुवों में से एक ध्रुवीय विश्व बन गया था, उसके बाद सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र भी आए, है ना, जैसे कि यूरोपीय संघ, उसके बाद आसियान, है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, है ना, एशिया के अंदर ये जो है इनका उदय होता है, ठीक है, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैसे बने और उनके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, कौन कौन से देश उनमें शामिल हैं, ठीक है। और तो और हम ये भी देखेंगे कि चीन जो है वो कैसे एक धीरे धीरे महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। चीन के बाद हम दक्षिण कोरिया, जापान, ये छोटे देश होकर भी कैसे एक ताकतवर देश के रूप में उभरे, इन सब के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं ये हैं क्या, मतलब इससे क्या अर्थ है, और ये जो संगठन है ये क्यों बनाए गए। तो देखो हुआ क्या, विश्व राजनीति के अंदर जितने भी देश थे जो नए आज़ाद देश हुए, है ना, 1950 के दशक के बाद शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, है ना, उपनिवेश से, जो दूसरे किसी देशों के गुलाम रहे होंगे। एक तो वो देश जिनका आर्थिक रूप से जो बहुत कमज़ोर थे, और यूरोप के वो देश जो सोवियत संघ में पहले शामिल थे, और फिर जब सोवियत संघ टूटा तो उससे अलग हुए। तो ये सब के सब जो जितने भी देश थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा के का भी खतरा था। तो इस वजह से इन देशों ने क्या किया, जैसे एशिया के देशों ने मिलकर क्या किया, एशिया के 10 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया, और जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, है ना, आर्थिक स्तर पे एक, और तो और सांस्कृतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सुरक्षा के स्तर पे, तो एक दूसरे की मदद कर सके, है ना, एक दूसरे के विकास में मदद कर सके। ऐसे यूरोप के देशों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाया, जिससे कि वो अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके और सुरक्षा को बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं कि ये संगठन बने क्यों, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो हम देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब होता है, 1945 में, ठीक है। तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंध को नए सिरे से बनाना चाहिए। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, उसके बाद जो यूरोप के देश थे, उन देशों की हालत
जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, है ना, तहस नहस हो चुका था आर्थिक स्थिति उनकी। तो उनके सामने सवाल था कि क्या हमें हमारी जो पुरानी दुश्मनियां हैं उनको जारी रखें, है ना, या फिर से उन दुश्मनियों को ही शुरू करें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांत और संस्थाओं के आधार पर अपने संबंध बनाएं, यानी कि नए सिरे से शुरुआत करें। ये उनके सामने सवाल थे। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देश के आपसी संबंध बने थे। तो कह रहा है कि जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो जिस दूसरे विश्व युद्ध से पहले उन देशों के बीच में जो संबंध थे और जिन व्यवस्थाओं के आधार पर, वो सारी खत्म हो चुकी थी। और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। यानी कि जो मान्यताएं थी, जिन बातों में वो विश्वास रखते थे, वो सब अब खत्म हो चुका था, और अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्बाद हो चुकी थी। और 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। यानी कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध बता रखा है मैंने आपको कि शीत युद्ध क्या है। अमेरिका जो महाशक्ति थी और सोवियत संघ जो महाशक्ति थी, दोनों के विचारधाराओं का एक युद्ध था जो बिना हथियारों के हो रहा था, है ना, मतलब बिना लड़े, सिर्फ विचारों का युद्ध था, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है 1945 से लेकर 1990 तक चला था। तो शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप के देश थे, 1945 के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय यूरोप के देशों में मेल मिलाप में भी मदद मिली शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, यानी कि वो सब एक तरफ हो गए, संगठन बनाने लग गए। और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की, और अमेरिका ने मदद भी की यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बर्बाद हो गया था उनकी अर्थव्यवस्था। और उस मदद के चलते, मतलब जब मदद की, तो उस मदद के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि जो आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने मदद की थी यूरोप के देशों की 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए जो खराब हो चुकी है, तो उसको बोला जाता है मार्शल योजना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लेना कि मार्शल योजना किसे कहते हैं। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ये योजना लाई थी। ठीक है, 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, तो ये एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया नाटो के तहत। तो नाटो जो है एक संगठन है जो अमेरिका का है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ठीक है, और ये जो है एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था या संगठन है। ठीक है, और मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना की गई। और मार्शल योजना के तहत जो यूरोप के देशों की मदद के लिए लाई गई थी, है ना, वो 1948 में क्या हुआ, और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन से क्या होगा, जो यूरोप के देश हैं वो आपस में एक दूसरे की आर्थिक स्तर पर मदद करेंगे। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। तो जो पश्चिम यूरोप के देश थे, उन देशों ने आपस में एक दूसरे की मदद की, आपस में व्यापार किया, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सके। और पूर्वी यूरोप के देश, वो तो सोवियत संघ में शामिल थे। ठीक है, तो 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई।
फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा एक और संगठन बनाया गया 1949 में, जिसको बोला जाता है यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग संगठन। और ये जो था, ये राजनीतिक स्तर पे, यानी कि जो राजनीतिक मामले होंगे एक दूसरे के, है ना, उस पर एक दूसरे से सहयोग करेंगे, ठीक है। और यूरोप के पूंजीवादी देशों को अर्थव्यवस्था में के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। और ऐसे ही आगे धीरे 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 करके उन्होंने अपनी पूंजीवादी, जो यूरोप के पूंजीवादी देश थे, ये पश्चिमी जो देश थे, ये यूरोप के पूंजीवादी देश थे, ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जिन्होंने अपनाया था, जैसा कि अमेरिका में था, ठीक है। तो धीरे धीरे ये एकीकरण की जो इनकी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रही। और फिर हुआ क्या, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते, एक दूसरे का साथ देते देते, उन्होंने 1957 में क्या किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या, किसका गठन किया, यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त किया, ठीक है। जब पार्लियामेंट का गठन कर लिया उन्होंने, मतलब यूरोप के देशों ने अपने लिए एक पार्लियामेंट, जहाँ पे वो एक दूसरे से बात करेंगे, है ना, राजनीतिक स्वरूप एक तरीके से प्रदान मिल गया इस यूरोपियन पार्लियामेंट के बाद। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई, और जैसे ही 1990 में सोवियत संघ का पतन हुआ, यानी कि विघटन हुआ, तो 1952 में इस प्रक्रिया, इसमें थोड़ी और तेजी आ गई। ये देश और एक दूसरे से संबंध बनाने लग गए, क्योंकि पहले तो क्या था, शीत युद्ध चल रहा था, तो आपस में तनाव बहुत ज़्यादा था इनके। लेकिन अब ये प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो गई, ठीक है, एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाने की। और 1952 में क्या किया, 1992 में क्या हुआ, इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1952 में इन देशों ने डिसाइड किया कि वो यूरोपीय संघ की स्थापना करेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने पढ़े कि सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन आया, उसके बाद यूरोपीय परिषद आया, ठीक है, जो राजनीतिक सहयोग के लिए आया था। फिर तीसरा आया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर, ये जो जितनी भी छोटी छोटी संगठन शुरू शुरू में बनाए थे, अब वो सारा जो है सबको जोड़कर एक यूरोपीय संघ की स्थापना की जाएगी 1992-93 के समय। कहीं कहीं पे 1992 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 1993 लिखा होता है, लेकिन आपकी बुक में 1992 दिया है, तो आप इसी को टिक करेंगे अगर आया क्वेश्चन तो, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आर्थिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब ये यूरोपीय संघ जो था, उसने देखो क्या क्या चीज़ें की। एक तो समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी। इन यूरोपीय संघ के अंदर जितने देश शामिल होंगे, मतलब जितने देश इसके सदस्य होंगे, उन सबकी जो विदेश नीति होगी और सुरक्षा नीति होगी वो एक जैसी होगी, समान होगी। आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे से, मतलब मिलजुल कर रहेंगे। और एक समान मुद्रा होगी, और इन सब की एक ही मुद्रा होगी, इन सारे देशों की एक ही मुद्रा होगी यूरोपीय संघ में जो देश शामिल होंगे, जिससे कि वो आसानी से एक दूसरे से व्यापार कर सके, ठीक है। और मुद्रा कौन सी थी, यूरो, ठीक है, याद रखना है यूरो। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। तो ये बहुत लंबा समय लगा यूरोपीय संघ को बनने में, है ना। 1948 में इसकी प्रक्रिया देखो शुरू हो गई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन बना कब, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद ये बन गया 1992 में। और जो आर्थिक सहयोग के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप लेता गया, ठीक है। जब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा, तो ये राजनीतिक रूप कब ले लिया इसने। क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ ने आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था सोवियत संघ को, लेकिन उसने राजनीतिक रूप कब ले लिया, तो राजनीतिक रूप तब ले लिया जब
सोवियत संघ खुद राष्ट्र राज्य की तरह, खुद एक देश की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि सारी जो उनकी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, सब कुछ सेम है, करेंसी सेम है, सब कुछ है ना, समान रख रहे हैं, एक जैसा रख रहे हैं, तो और एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक देश की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि एक देश के वो जो सदस्य देश है वो हिस्से हैं और वो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, और यूरोपीय संघ के लोगों ने क्या किया, देशों ने मिलकर संविधान बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो क्या हो रहा, असफल रहा। लेकिन इन्होंने इनका एक अपना झंडा है, इनका अपना एक गान है, ठीक है, स्थापना दिवस है, और एक अपनी मुद्रा है। यानी कि इन यूरोपीय देशों का, यूरोपीय संघ का एक सभी देशों का एक झंडा होगा, उनका एक अपना स्थापना दिवस है ना, गान है, और उनकी अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इनमें काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है ना। तो बाकी देशों से भी ये लोग संबंध बनाते हैं, मतलब समझौते करते हैं, व्यापारिक, है ना, राजनीतिक। नए सदस्यों को शामिल करते हुए सोवियत संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की, और नए सदस्यों को भी शामिल करने की कोशिश की, जिससे कि इनका जो दायरा है वो बढ़ जाए। और नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे, और जो नए सदस्य आए वो कौन थे, जो पहले सोवियत संघ में शामिल थे, उन्हीं से अलग हुए राष्ट्र इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। और यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए, है ना। यानी कि जो भी इसमें शामिल होंगे उन सबको एक तरीके से समान मुद्रा को मानना पड़ेगा, है ना, और फैसले भी मिलजुल कर लेने पड़ेंगे, अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे। तो वही कई सारे देशों को अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या होगा अगर हम इसमें शामिल होंगे, तो हमें अपनी शक्तियाँ जो है वो किसको दे देनी पड़ेगी, यूरोपीय संघ को। तो यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है, ठीक है। तो ये देखो, ये यूरोपीय संघ का पूरा मानचित्र दिया हुआ है। इसमें जो पर्पल कलर से जितने भी देश किए हुए हैं वो सारे पुराने सदस्य थे, और बाद में नए सदस्य कौन बने, ये जो ऑरेंज कलर के हैं, है ना, जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। ये सब वो देश हैं जो सोवियत संघ में पहले शामिल थे और बाद में अलग हो गए, है ना, विघटन के बाद। तो वो बाद में इसमें यूरोपीय संघ में शामिल हुए। यूरोपीय संघ का आर्थिक और राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव किस प्रकार का है, या सैनिक प्रभाव को बताइए। तो बहुत ज़बरदस्त है। कैसे, हम देखते हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन जो है वो लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है। यानी कि ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और उसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। तो उसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए भी खतरा बन सकती है। और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और दूर दराजों के देशों पर भी हमें देखने को मिलता है। और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी इसका अच्छा खासा दबदबा है और महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में काम करता है,
ठीक है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो कि फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य है। और यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी भी सदस्य हैं। ठीक है। अस्थायी सदस्यों में भी शामिल है। तो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, उसका जो उसके 5 स्थायी सदस्यों में फ्रांस जो है वो एक सदस्य है जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य है, और कई सारे देश जो हैं वो अस्थायी सदस्यों में भी शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है, और इसी के चलते जो है यूरोपीय संघ जो है अमेरिका की भी नीतियों को और बाकी दूसरे देश जो हैं उनकी नीतियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक और आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। तो ये जो है क्या करता है, जो चीन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या पर्यावरण का विनाश हो रहा है, तो उस पर ये धमकी या फिर सैन्य शक्ति का उपयोग करने की बजाय ये क्या करता है, बातचीत को बढ़ावा देता है। ठीक है। सैनिक ताकत के हिसाब से देखें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है। और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। इसका जो कुल रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, यानी दूसरे नंबर पर आता है। और यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। ठीक है। और लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कई मामलों में तो इनकी एक जैसी नीतियां हैं, लेकिन जो अनेक मामलों में, अनेक दूसरे मामलों में सभी देशों की, जो इसके सदस्य देश हैं, उनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। तो मान लो अब देश तो शामिल हैं इसके अंदर, है ना, लेकिन उनके जो आंतरिक मामले हैं या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे उनकी अपनी नीतियां होंगी, है ना, और अपने रक्षा नीति होगी, और कई बार ये जो नीतियां होती हैं एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती हैं। इसी कारण से क्या है, यही एक कारण है कि इराक पर अमेरिका हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उनके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे, है ना। तो जो ब्रिटेन जो था पहले अमेरिका का साथ दे रहा था जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो कि ये भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, है ना, ये उसके खिलाफ थे। तो मतलब कई बार क्या होता है, इनके आपस में विचार जो है वो मैच नहीं होते, जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और इनकी जो नीतियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। तो देखो ये यहाँ से थोड़ी इनकी कमियां बता रहे हैं कि क्या क्या इनके अंदर कमियां हैं। तो पहली कमी हमने क्या देखी कि बहुत सारे जो देश हैं उनकी अन्य कई मामलों को लेकर उनकी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण देख लिया कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो
जो ब्रिटेन है वो तो अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन बाकी जो जर्मनी और फ्रांस है वो उसके खिलाफ थे। ठीक है। और दूसरा ये देखा कि बहुत सारे जो देश है इसके सदस्य देश, वो हर जगह यूरो को लागू करने के लिए ना, यूरो जो मुद्रा है उसको लागू करने को लेकर भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि मतलब हमारी देश की करेंसी क्यों नहीं लागू होती, हम हर जगह यूरो को ही क्यों चलाएं, है ना। और ये इसी कारण से जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को हमेशा यूरोप के बाज़ारों से अलग रखा, मतलब यूरो को कभी भी मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। और डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का भी प्रतिरोध किया था। ठीक है। इससे विदेश नीति और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो ये कुछ सीमाएं हैं जिससे कि जो सोवियत यूरोपीय संघ है उसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हो जाती हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि यूरोपीय जो यूनियन है यानी यूरोपीय जो संघ है उसके पहले 28 सदस्य देश थे। अब जो है अभी प्रेजेंट में हाल में 27 देश हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो यूरोपीय संघ के जो हैं 27 सदस्य देश हैं, पहले 28 थे। और जो 28वां सदस्य देश बना था वो क्रोएशिया था। कौन था, क्रोएशिया, जो 2013 में शामिल हुआ था। एक देश कौन सा जो है वो चला गया, वो है ब्रिटेन जो है वो 2016 में उसने क्या किया था, जनमत संग्रह करवाया था कि वो नहीं रहना चाहता इसका सदस्य, है ना, यूरोपीय संघ से बाहर जाना चाहता है, जिसको ब्रेग्जिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्रिटेन का एग्जिट। ठीक है, ब्रेग्जिट। तो और उसके बाद इसकी जो इसने अपील की थी कि वो इसका सदस्य नहीं रहना चाहता, तो 2019 आई गेस 19 या 20 में ये जो है पूरी तरीके से इसका सदस्य नहीं रहा। ठीक है। तो अब अगर प्रेजेंट में पूछा जाएगा तो 27 सदस्य देश हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये जो पिक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है। ये 2003 में क्या हुआ था, यूरोपीय संघ का, ये देख रहे हो ना यहाँ पे इस जहाज पे क्या है, झंडा दिखाई दे रहा है यूरोपीय संघ का। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी और यह कोशिश क्या रही, नाकामयाब रही। और इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बनाया गया है। ठीक है। यानी कि ये जो जहाज है ये टाइटैनिक के रूप में दिखाया गया, जो समुद्र में है ना डूबने वाला है, लग रहा है कि डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब कोशिश की थी कि हम संविधान मिलकर बनाएंगे, एक हमारा एक अपना संविधान होगा, है ना, लेकिन हुआ क्या, वो कामयाब नहीं रहा, है ना, बना नहीं सके। ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है मैं बता दूँ, हाँ ये, ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो बेस जो है उसका आधार जो है नीले रंग का है। ठीक है। और उस पर 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं, 12। और ये जो 12 सितारे हैं वो उनकी पूर्णता और समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो ये याद रखना है। और बस, और ये पूरी टाइमलाइन दी है कि यूरोप की जो एकता है वो कैसे कैसे उनके आगे आगे अगले अगले पड़ाव पर वो जाती रही, है ना, और किस तरीके से फिर यूरोपीय संघ का निर्माण होता है, मतलब यूरोपीय संघ का गठन होता है। वो जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ठीक है। जैसे 1951 में क्या हुआ, पश्चिम यूरोप के 6 देशों ने, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया था। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब हुआ था, तो अप्रैल 1951 में हुआ था और 6 देशों ने मिलकर इसको किया था।
फिर मार्च 1957 में क्या हुआ, इन्हीं 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया और यूरोपीय एटमी ऊर्जा, ठीक है, समुदाय बनाया जिसको यूराटम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनवरी 1973 में क्या हुआ, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली, यानी कि पहले 6 देश शामिल थे, अब 3 और आ गए। उसके बाद जून 1979 को क्या हुआ, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। और फिर जनवरी 1981 में क्या हुआ, ग्रीस या यूनान यानी कि ग्रीक जिसको कहते हैं, वो भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की उसने सदस्यता ले ली, यानी कि पहले 9 हुए, फिर अब ये 10 देश हो गए। फिर जून 1985 में शांगेन संधि हुई, शांगेन है ना, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विदेशों के बीच सीमा नियंत्रण स्थापित किया गया। और जनवरी 1986 में क्या हुआ, स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए, है ना, ये दोनों भी शामिल हो गए। फिर 1990 में अक्टूबर में जर्मनी का एकीकरण होता है। और फिर हम देखते हैं कि 1992 में यूरोपीय संघ का क्या होता है, गठन हो जाता है maastricht संधि के तहत। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का जो है गठन किया गया, तो maastricht ट्रीटी के या संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। और जनवरी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय ईसी कर दिया गया, ठीक है। और जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। तो क्योंकि जिस पे विवाद था, है ना, तो सभी देशों ने नहीं अपनाया, केवल 12 देशों ने अपनाया था। और उसके बाद 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य यानी जो सोवियत संघ से आज़ाद देश थे, वो सारे भी इसमें शामिल हो जाते हैं ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, है ना, ये सब भी शामिल हो जाते हैं। और 2007 में क्या होता है, बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो जाते हैं। और स्लोवेनिया ने क्या किया, यूरोपीय मुद्रा को फिर अपना लिया। और फिर 2009 में दिसंबर में होता है लिस्बन संधि लागू होती है, ठीक है। और 2012 में यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो 2012 में दिया गया था। या यूरोपीय संघ को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो नोबल शांति पुरस्कार दिया गया 2012 में, ठीक है। ये इतनी जो चीज़ें बताई वो सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये यहाँ पर जो है ये सारी सीमाएं हैं, यहाँ पे क्या है, ये यूरोपीय संघ की सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या कमियां हैं यूरोपीय संघ में, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो। और ऊपर हमने पढ़ा कि यूरोपीय संघ में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। यहाँ तक ये जो 4th पॉइंट तक है वो सारी उसकी आर्थिक स्थिति को बता रहा है कि आर्थिक रूप से कैसे प्रभावी है, ठीक है। 4th पॉइंट तक यहाँ तक पूरा क्या है, उसके आर्थिक प्रभाव को बताया गया है। और उसके बाद यहाँ से लेकर 5वें से लेकर और ये छठा, है ना, छठे तक, ये दोनों जो है यहाँ तक पूरा जो है वो उसकी राजनीतिक शक्ति को दिखाया गया है, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव को बताया गया। और उसके बाद यहाँ से 7th से लेकर 9th तक सैनिक प्रभाव को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम कल करेंगे आसियान। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।